गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं इंजीनियर एस उदय आज प्रेजेंट हुआ हूँ टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। पिछले लेक्चर्स में हमने अभी तक के सिलेबस डील किए हैं। आज हम डाइपोल पे कितना टॉर्क लगेगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, डाइपोल का बिहेवियर क्या होगा, किस कंडीशन में डाइपोल सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा तो टाइम पीरियड, लीनियर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी। उसके बाद डिफरेंट एक दो जो क्वेश्चंस क्रिटिकल आए हुए हैं एग्जाम में वो डील करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सवाल, सबसे बड़ी सवाल क्या है कि इस टॉपिक को डील करने के लिए छोटे छोटे 11th क्लास के टॉपिक की ज़रूरत होती है। बहुत सारे ड्रॉपर बच्चे भी फॉलो कर रहे हैं चैनल को, जो कि 11th में लॉकडाउन में पढ़ाई कर ही नहीं पाए 11th क्लास की अच्छे से। तो मैं उन टॉपिक को बेसिक छोटे छोटे जो टर्म्स यूज होंगे यहाँ उनको पहले डिस्कस कर लेता हूँ, बाद में मैं डिस्कस करूँगा इस टॉपिक को। तो सबसे पहला छोटा सा टॉपिक जो यूज होने वाला है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है किसी ऑब्जेक्ट का, किसी एक्सिस या किसी पॉइंट के अबाउट, ये हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m और ये इस एक्सिस के अबाउट चारों तरफ ऐसे रिवॉल्व कर रही है, इस तरह से राउंड राउंड। इस एक्सिस से इस पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r। कितनी? r। ये पार्टिकल है, रिवॉल्व कर रही है इस तरह से इस एक्सिस के अबाउट। एक्सिस कुछ ऐसी है और बोर्ड वाले प्लेन में ऐसे रिवॉल्व कर रही है कौन? ये पार्टिकल। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है वो समझना पहले। अगर हम लिखना चाहें पार्टिकल का फर्स्ट मोमेंट ऑफ मास का फर्स्ट मोमेंट, तो ये होगा m इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी m इंटू r। उसके बाद कहा जाए अगर सेकेंड मोमेंट ऑफ मास निकालने तो सेकेंड मोमेंट ऑफ मास का सेकेंड मोमेंट। जब फर्स्ट मोमेंट निकाला तो मास में एक बार परपेंडिकुलर डिस्टेंस से हमने मल्टीप्लाई किया। जब सेकेंड मोमेंट ऑफ मास निकालूंगा तो दो बार r से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी mr इंटू r। फर्स्ट मोमेंट में फर्दर r से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा? सेकेंड मोमेंट, यानी m इंटू r मीन्स mr स्क्वायर। और सेकेंड मोमेंट ऑफ मास को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट। ये एक्सिस है एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक्सिस कौन सी एक्सिस है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जनरली कैपिटल I से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो I इज इक्वल टू mr स्क्वायर। अब सवाल उठता है कि क्या दुनिया में सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को हम एक ही पार्टिकल का बना हुआ मानेंगे? अगर दो पार्टिकल, तीन पार्टिकल से बने हुए रहेंगे सिस्टम, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सपोज दैट यही एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और यहाँ पे एक सिस्टम है जिसमें कई मासेस हैं। इस तरह से सिस्टम है जो कई पार्टिकल से बने हुए हैं। पहला पार्टिकल जिसका मास है m1, दूसरा पार्टिकल जिसका मास है m2, तीसरा पार्टिकल जिसका मास है m3, इस तरह से m1, m2, m3। इस एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r1, इस एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r2 और इस एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r3।
तो इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हम निकालेंगे तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू हो जाएगा m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर। इस तरह से जितने सारे पार्टिकल्स होंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन से हर पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख लेंगे और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लेंगे। यूनिट देख रहे हैं मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी एसआई सिस्टम में इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर। सीजीएस सिस्टम में ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लिए। ये था हमारा पहला टॉपिक जिसका यूज बार बार यहाँ पे होने वाला है। अब हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। दूसरा टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट और टू वेक्टर्स। तो दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। जब दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नंबर मिलता है, जब दो स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं तो थर्ड स्केलर मिलता है। लेकिन अगर दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो स्केलर भी मिल सकता है और वेक्टर भी। तो अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किए और रिजल्ट स्केलर मिलता है तो ऐसे प्रोडक्ट को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्लियर? स्केलर प्रोडक्ट। और अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करिए और रिजल्ट भी एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है तो वैसे प्रोडक्ट को हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। तो उसी वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को हम यहां पे लिखना चाहते हैं। देखना, मान लो ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए। ये आत्मा है ए। आत्मा का मैग्नीट्यूड यानी इस लाइन की लेंथ को हम मॉड ए से रिप्रेजेंट करेंगे या सिंपली ए से रिप्रेजेंट करेंगे। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एरो देंगे। मान लो वेक्टर ए के साथ दूसरी वेक्टर भूत, आत्मा के साथ भूत है कितने डिग्री के एंगल पे, थीटा। कितने डिग्री के एंगल पे, थीटा। ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ बी या सिंपली बी से रिप्रेजेंट किया जाता है इस लाइन की लेंथ। अब हम चाहते हैं ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना या बी और ए का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये होता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स और इसका डायरेक्शन। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी आएगी तो इसका डायरेक्शन, तो इसके डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लिखते हैं एन कैप। अब इसका डायरेक्शन होगा किधर? इस ए क्रॉस बी को इस तरह से लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा एन कैप। ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 और इसका डायरेक्शन एन कैप का। तो डायरेक्शन देखना, ए क्रॉस बी करना है तो हम अपने दाहिने हाथ के फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर के अलोंग ऐसे स्ट्रेट करते हैं ए, और बी की तरफ ऐसे कर्ल करते हैं वी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, और थंब को स्ट्रेट करते हैं। इसके साथ 90 डिग्री के एंगल पे थंब को ले जाते हैं ऐसे। थंब जिस डायरेक्शन में इंडिकेट करता है वही डायरेक्शन होता है ए क्रॉस बी का या एन कैप का। तो यहाँ पे जब ए क्रॉस बी करते हैं तो एन कैप का डायरेक्शन आता है बोर्ड से बाहर की तरफ। बोर्ड से बाहर आने वाली क्वांटिटी को सर्कल के अंदर डॉट लगा के रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे कहेंगे आउट ऑफ द बोर्ड, आउट ऑफ द बोर्ड, बोर्ड से बाहर की तरफ। अब हम बी क्रॉस ए निकालना चाहते हैं तो बी क्रॉस ए देखना, इस बार बी की तरफ हाथ ऐसे स्ट्रेट करेंगे और ए की तरफ मोड़ेंगे। लेकिन यहां मैग्नीट्यूड की बात करें तो मॉड ऑफ बी
इंटू मॉड ऑफ ए इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन बी एंड ए इंटू एक यूनिट वेक्टर एन कैप, यानी इसको लिखेंगे बी ए साइन थीटा एन कैप। अब क्या इसका डायरेक्शन भी ए क्रॉस बी के अलोंग होगा? तो नहीं, ए क्रॉस बी के अपोजिट डायरेक्शन में होता है बी क्रॉस ए। यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर बदलता है तो डायरेक्शन भी बदल जाता है। तो यहां देखना ए क्रॉस बी आउट ऑफ द बोर्ड था, तो बी क्रॉस ए, ऐसे करके बी की तरफ हाथ को फैलाना है उंगली को और ए की तरफ मोड़ना है ऐसे। अब ऐसा नहीं कि ऐसे करके ऐसे मोड़ने लगे, सर्कस का बच्चा नहीं बनना है कि इस उंगली को उल्टे डायरेक्शन में मोड़े। हमें बी की तरफ ऐसे स्ट्रेट करना है, ए की तरफ मोड़ना है नेचुरल कर्लिंग के डायरेक्शन में, और थंब जिस डायरेक्शन में इंडिकेट करेगा वही डायरेक्शन होगा बी क्रॉस ए का। तो यहाँ पे इनटू द बोर्ड, बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहा है बी क्रॉस ए, तो यहाँ पे एनकैप का जो डायरेक्शन होगा या बी क्रॉस ए का जो डायरेक्शन होगा वो इनटू द बोर्ड होगा। इनटू द बोर्ड वाली वेक्टर क्वांटिटी को सर्कल के अंदर क्रॉस लगा के रिप्रेजेंट किया जाता है। ये डायरेक्शन हो गया इनटू द बोर्ड, इनटू द बोर्ड। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक टॉर्क की तरफ, जिसका यूज होगा यहाँ, क्योंकि हमें टॉर्क ही फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल पे लगने वाला टॉर्क यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो आगे हम चलते हैं टॉर्क की तरफ, तो इतना नोट कीजिए, चलता हूं आगे। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे टॉर्क। क्या डिस्कस करेंगे? टॉर्क। तो यहां पे देखना आप, टॉर्क किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला टॉर्क होता क्या है, उस चीज को हम डिफाइन करेंगे, समझेंगे टॉर्क का इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो देखना यहां पे मैंने एक ऑब्जेक्ट इस तरह से लिया, ऐसे इस तरह की एक ऑब्जेक्ट लिया, और मैंने पहले क्या किया कि दो फोर्सेस इस पे लगाया, एक इधर से ऐसे एफ, और इसी ऑब्जेक्ट पे ऐसे लगाया इधर से एफ, दोनों साइड से। इस फोर्स एफ का लाइन ऑफ एक्शन और इस फोर्स एफ का लाइन ऑफ एक्शन दोनों सेम है। आपसे पूछा जाए कि क्या यह ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल मोशन करेगी, तो आप कहेंगे कि इस पे नेट फोर्स 0 है, तो ये ट्रांसलेशनल मोशन नहीं करेगी। इस ऑब्जेक्ट पे ऐसे फोर्स लगाए दोनों तरफ से ऐसे, ये ट्रांसलेशनल मोशन नहीं करेगी। क्या रोटेशनल मोशन करेगी? नहीं। ये ऐसे से घूमने लगेगी क्या? नहीं। जब दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो ना तो ये ट्रांसलेशनल मोशन करती है ना ही रोटेशनल मोशन, अगर दोनों फोर्स इक्वल है तो। अगर एक फोर्स बड़ी हो जाए तो बड़े वाले फोर्स से छोटे वाले फोर्स की तरफ नेट फोर्स लगना शुरू होगा और ट्रांसलेशनल मोशन में पार्टिकल सेट हो जाएगी। अब देखना मैं क्या करता हूं, फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल रहने देता हूं, बस लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग कर देता हूं। ठीक है, या बेस्ट कहो तो मैं क्या करता हूं कि इस ऑब्जेक्ट को मैं इस पॉइंट पे हिंज कर देता हूं, ऐसे यहां पे हिंज कर देता हूं, इस तरह से कील ठोक दिया, ताकि ये आसानी से इधर उधर हो ना पाए ये वाली एंड। और इस एंड पे ऐसे मैंने फोर्स लगाया, ऐसे एफ, तो एफ फोर्स लगाया, तो इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है, ऐसे। क्लियर? क्या ये फोर्स लगेगी तो यहां पे जो हिंज है, सपोर्ट है, वो कोई फोर्स अप्लाई करेगी? तो हाँ, इस फोर्स के इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में ये हिंज अप्लाई करेगी।
यानी इस हिंज के द्वारा इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाएगा F। इस फोर्स F का लाइन ऑफ एक्शन है ये है लाइन ऑफ एक्शन। क्लियर? मान लेता हूं कि इस फोर्स के और इस फोर्स दोनों पैरेलल फोर्स है, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन दोनों का सेम नहीं है। यानी दोनों जो हैं वो मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं बट डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है, डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन। आपसे पूछा जाए कि इस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स कितना है, एफ नेट की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे 0। एफ नेट की वैल्यू 0। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स 0 होता है तो उस पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करता, यानी ट्रांसलेशनल मोशन वो पार्टिकल नहीं करेगी। और अगर करेगी भी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल करेगी, एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म नहीं करेगी। क्योंकि जब तक नेट फोर्स 0 होता है तब तक पार्टिकल कभी भी एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म नहीं करती है। तो जब एफ नेट 0 होता है तो हम कहते हैं कि पार्टिकल इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। कैसे इक्विलिब्रियम में है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। अब देखना, क्या ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो क्या ये पार्टिकल घूमेगी? हाँ, घूमेगी। ये रोके रखेगा इस एंड को, मगर ये एंड ऐसे ऐसे राउंड 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 घूमना शुरू करेगी, यानी इस डायरेक्शन में ऐसे मोशन शुरू हो जाएगा। तो किस वजह से, क्यों शुरू हुआ रोटेशनल मोशन? तो रोटेशनल मोशन का कारण होता है टॉर्क। जब भी रेस्ट वाले पार्टिकल अगर रोटेशनल मोशन में शिफ्ट हो जाती है, एंगुलर मोशन करने लगती है, तो इसका एकमात्र कारण होता है ऑब्जेक्ट पे लगने वाला टॉर्क। तो टॉर्क होता क्या है? तो देखना, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है और जिस प्लेन में पार्टिकल घूमती है, रोटेशनल इफेक्ट दिखता है, ठीक उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है टॉर्क। ठीक है, लेकिन टॉर्क होता क्या है वो देखना। ये फोर्स है, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके अबाउट ये पार्टिकल रोटेट करेगी ऐसे, ये ऑब्जेक्ट, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, अगर ये फोर्स नहीं लगता, सिर्फ ये फोर्स लगता, तो क्या ये पार्टिकल रोटेट करती? कभी भी नहीं। तो रोटेटिंग फोर्स कौन सा है? ये वाली फोर्स। तो टॉर्क होता क्या है वो देखना। टॉर्क इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ line of action of force from axis of rotation into magnitude of force। ये है टॉर्क का मैग्नीट्यूड। अब देखना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। इससे इस फोर्स का टॉर्क हम निकालना चाहते हैं। इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पे, उसे निकालना चाहते हैं। तो देखना, इसके लाइन ऑफ एक्शन का हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से लेंगे, तो यहां से हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं ऐसे। ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये एंगल कितना, 90 डिग्री। मान लो ये लाइन की लेंथ है d
ये लेंथ हमें फाइंड करनी है, ये है आर परपेंडिकुलर, ये आर परपेंडिकुलर हमें फाइंड करनी है। ये एंगल मानता हूं थीटा, क्लियर। तो देखना ये थीटा, तो ये वाली 90 माइनस थीटा, क्लियर। तो हम लगाते हैं इस डिस्टेंस को निकालने के लिए साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा लगाते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, या ऐसे कर देते हैं, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितनी थीटा। इस एंगल के लिए इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने की साइड हाइपोटेनियस, तो यहां से साइन थीटा लगाते हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितनी, आर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस कितनी, डी, तो आर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू डी साइन थीटा, डी साइन थीटा। यहां से मैंने लिख दिया आर परपेंडिकुलर की जगह डी साइन थीटा, मल्टीप्लाइड बाई फोर्स, फोर्स की वैल्यू कितनी, एफ, ये हो गई कितनी, एफ डी साइन थीटा, एफ डी साइन थीटा, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू एफ डी साइन थीटा। अब क्या इस ऑब्जेक्ट पे एक ही फोर्स की वजह से टॉर्क लग रही है, तो मैं कहता हूं कि नहीं, एक फोर्स तो ये था इसकी वजह से, तो दूसरा फोर्स भी तो लग रहा है, इसकी वजह से कितना, तो इसकी वजह से देखना इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन यहीं से पास कर रही है एक्सिस ऑफ रोटेशन से होके, तो जब इस लाइन ऑफ एक्शन का इस एक्सिस से डिस्टेंस निकालेंगे तो आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वैल्यू होगा 0, तो जब आर परपेंडिकुलर का वैल्यू 0 तो ये पूरा टर्म 0, यानी जो भी फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से होके पास करेगी उस फोर्स के द्वारा लगाया गया टॉर्क होगा 0, यानी इस फोर्स के द्वारा कोई टॉर्क वर्क नहीं करेगा, यानी टॉर्क जो भी होगा वो F इंटू डी साइन थीटा, F इंटू डी साइन थीटा, ये हो गया टॉर्क का मैग्नीट्यूड, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। अब मैग्नीट्यूड तो हमें पता चल गया, आपने कहा सर कि टॉर्क जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन, तो आपको देखने में लगता है कि ये ऑब्जेक्ट को ऐसे घुमा रही है, रोटेशनल मोशन में सेट कर रही है, तो इसका डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज, बट ऐसा है नहीं। देखना हमने आपको बताया था A क्रॉस B इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, तो ऑब्जेक्ट के इस पॉइंट से पास कर रही है फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस पॉइंट को ऐसे मिलाते हैं और हम कहते हैं कि ये डिस्टेंस जो है वो r है, वेक्टर r है, और वेक्टर f इधर है, तो ये है वेक्टर f, ये है वेक्टर f। अब हमें निकालना है टॉर्क, तो टॉर्क f है और d है, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो है यहां, अब दोनों के बीच का एंगल साइन थीटा, देखना ये एंगल थीटा, क्लियर, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना 180 माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, क्लियर। अब एफ डी साइन थीटा ये तो आ रहा है, हमें समझ में आ रहा है, लेकिन एफ क्रॉस डी होगा कि डी क्रॉस एफ होगा, क्लियर, ये बात हमें पता करनी है, यानी बेस्ट कहे कि आर क्रॉस एफ होगा या एफ क्रॉस आर होगा, ये बात हमें पता करनी है। तो देखना अगर एफ क्रॉस आर करते हैं तो ये वेक्टर इनटू द बोर्ड जाएगी, एफ क्रॉस आर, क्लियर, और फिंगर के कर्लिंग का डायरेक्शन उधर होना चाहिए जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट रोटेट कर रही है,
बट ऑब्जेक्ट तो इधर रोटेट कर रही है। तो जब ऑब्जेक्ट इधर रोटेट कर रही है तो एफ क्रॉस आर अगर करेंगे तो ये इनटू द बोर्ड हो रहा है, तो हमें करना क्या होगा, आर क्रॉस एफ करना होगा आउट ऑफ द बोर्ड। तभी तो फिंगर का कर्लिंग इस डायरेक्शन में होगा, ऑब्जेक्ट के रोटेशन के डायरेक्शन में। तो टॉर्क जो क्वांटिटी है वो आर क्रॉस एफ होगा। क्लियर? आप कहेंगे कि 180 माइनस थीटा है सर, तो आर क्रॉस एफ करेंगे तो आर एफ साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही तो होता है, तो आर एफ साइन थीटा। क्लियर? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि टॉर्क जो है उसका इफेक्ट दिख रहा है इस बोर्ड वाले प्लेन में, यानी ये ऑब्जेक्ट कैसे घूमते घूमते दिखेगी बोर्ड वाले प्लेन में। लेकिन टॉर्क खुद जो है वो एक्सियल वेक्टर है। कैसा वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर है, यानी इसका डायरेक्शन इस बोर्ड वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और आर क्रॉस एफ के डायरेक्शन में, यानी आउट ऑफ द बोर्ड होगा। मार्कर गिर गया है, एक मिनट। टॉर्क टाउ का डायरेक्शन आर क्रॉस एफ के अलोंग होगा, यानी हम टॉर्क जब टाउ लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में तो हम ऐसे लिखेंगे आर क्रॉस एफ। क्लियर? और कैसा वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर। इसका डायरेक्शन किधर होता है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन in which effect of torque seen। जिस प्लेन में इफेक्ट देखा जाता है टॉर्क का, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है खुद टॉर्क। अब यहां पे देखना गौर से एक बात कि टॉर्क परपेंडिकुलर होता है, टॉर्क लगने की वजह से यहां पे रोटेशनल मोशन हुआ, यानी यहां पे टॉर्क जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है। जब टॉर्क जीरो नहीं होता है तो उस कंडीशन में नॉट इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में पार्टिकल नहीं होगा। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा क्योंकि एफ नेट क्या है? जीरो, लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। जब रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा तो यहां पे एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर? अब देखना, अगर एफ नेट और टाउ दोनों के दोनों जीरो नहीं हो, यानी एफ नेट एक फोर्स दो में से ज्यादा हो जाए कोई, तो ट्रांसलेशनल मोशन में इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं होगा, यानी ट्रांसलेशनली भी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, और टॉर्क भी लगेगा तो रोटेशनली भी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, यानी पार्टिकल ऑब्जेक्ट घूमते 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 मोशन करेगी। क्लियर? ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगी। अब यहां पे देखना, पार्टिकल को छोड़ देंगे तो क्या होगा? ये पार्टिकल आके यहां रुक जाएगी क्या? तो हाँ, पार्टिकल ऐसे जाएगी, फोर्स एफ लगते 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 इसको इधर ले जाएगा, यहाँ पे एफ इधर और ये वाला एफ इधर, दोनों मिलकर के एक पार्टिकल को इधर खींचेगी, एक पार्टिकल को इधर, पार्टिकल को इलोंगेट करने का प्रयास करेगी। तो इस कंडीशन में आने के बाद पार्टिकल रुक जाए, तो यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम अचीव होगा। ठीक है? लेकिन अगर यही ऑब्जेक्ट यहाँ पे होती तो ये ऐसे दबाता, ये ऐसे दबाता, अगर थोड़ा सा टिल्ट करते तो ये परमानेंटली डिस्टर्ब हो जाता इक्विलिब्रियम। तो ऐसा इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता। क्लियर? तो नेट फोर्स जीरो होने से पार्टिकल ट्रांसलेशनली इक्विलिब्रियम में रहता है, लेकिन रोटेशनली इक्विलिब्रियम में हो जरूरी नहीं है।
रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होने के लिए एफ नेट और टाउ नेट दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर टाउ नेट 0 है तो इक्विलिब्रियम दो तरह का, एंगुलर मींस रोटेशनल इक्विलिब्रियम दो तरह का हो सकता है, अस्टेबल और अनस्टेबल। और हम जानते हैं जहां अस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है वहां पे एसएचएम का चांस बनता है। तो इतना नोट कीजिए। हम थोड़ा सा आपको कंपेयर करेंगे किसका? एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी, यानी ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन में थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे ताकि उनके इक्वेशंस को डील कर सकें। इतना नोट कीजिए, आगे चलता हूं। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो कि यहाँ पे यूज होगा उसकी तरफ चलते हैं। देखना, लीनियर मोशन एंगुलर मोशन का कंपैरिजन करते हैं। लीनियर मोशन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट x जो होता है उसका रोल प्ले करता है एंगुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या? थीटा एंगल है। उसके बाद लीनियर वेलोसिटी v जो रोल यहां प्ले करता है वही रोल एंगुलर वेलोसिटी यहां पे प्ले करती है, ओमेगा। क्या? ओमेगा। लीनियर एक्सेलरेशन ए का जो रोल यहां पे होता है वही रोल एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा का यहां पे होता है। फिर जो रोल यहां पे फोर्स का होता है, फोर्स एफ का होता है, वही रोल यहां पे टॉर्क का होता है। यानी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए यहां पे फोर्स चाहिए और वहां पे टॉर्क चाहिए। उसके बाद जो रोल यहां मास का होता है वही रोल यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी अगर मास ज्यादा है तो सेम फोर्स से एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा, यानी मासिव ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए। उसी तरह से जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस ऑब्जेक्ट का ज्यादा होगा उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा टॉर्क की जरूरत होगी। अब देखना, हम लोग क्या जानते हैं? फोर्स F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां पे फोर्स की जगह टॉर्क होगा, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, टाउ इज इक्वल टू I अल्फा। अगर पार्टिकल SHM परफॉर्म करता है, क्या परफॉर्म करता है? SHM। तो SHM के लिए क्या होना चाहिए? अस्टेबल इक्विलिब्रियम में। ऑब्जेक्ट को किस में होना चाहिए? अस्टेबल इक्विलिब्रियम में। यहां पे SHM जब परफॉर्म करता है तो रेस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू F इज इक्वल टू -k इंटू x होता है। ठीक है। टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m/k होता है। तो यहां पे रेस्टोरिंग फोर्स के जैसा क्या वर्क करता है? रेस्टोरिंग टॉर्क। रेस्टोरिंग टॉर्क टाउ इज इक्वल टू होता है -k इंटू थीटा। क्लियर? और यहां पे टाइम पीरियड t इज इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट यहां पे m/k। तो मास का रोल यहां कौन करता है? प्ले मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो I/k। टाइम पीरियड निकल गया तो लीनियर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहां भी निकाल सकते हैं, वहां भी लीनियर फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड।
एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, यहां भी लगा देंगे वहां भी लगा देंगे। तो मैंने कंपैरिजन करके लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन को यहाँ पे दिखाया है। ये जो इक्वेशन है इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको डील कर दिया। अब चलता हूँ असली टॉपिक पे, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। तो इतना नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पे लगने वाला टॉर्क। फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म। फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म फील्ड मीन्स सारे लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे तीसरे के पैरेलल। तो मैंने इस तरह से पैरेलल लाइंस ऑफ फोर्स बनाया है। मान लेता हूं इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E। मैंने क्या किया, एक डाइपोल रखा इस तरह से, ऐसे इस तरह से डाइपोल है। यहां पे चार्ज है प्लस Q और यहां पे चार्ज है माइनस Q। प्लस Q माइनस Q, प्लस Q माइनस Q। अब सवाल उठता है कि इस डाइपोल को जब छोड़ देंगे तो इस पे कैसा फोर्स लगेगा, किस तरह का नेचर शो करेगा, ट्रांसलेशनल मोशन होगा, रोटेशनल मोशन होगा। ठीक है, तो देखना यहां पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, कितनी? Q इंटू E, पहला फोर्स। इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ऐसे, ये दूसरी फोर्स इस तरह से, इस फोर्स, अब देखना निगेटिव चार्ज पे इधर की तरफ फोर्स कितना? Q इंटू E। दो इक्वल फोर्सेस हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स कितना? डाइपोल पे लगने वाला F नेट इज इक्वल टू 0। जब F नेट 0 होता है तो सेंटर ऑफ मास का मोशन नहीं होता है, सेंटर ऑफ मास का मोशन नहीं होता है, या होता है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से। क्या? कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहने वाला है। तो सेंटर ऑफ मास मान लेता हूं यहाँ पे, ये है सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास किस में रहने वाला है? रेस्ट में। सेंटर ऑफ मास किस में रहने वाला है? रेस्ट में। अब क्या होगा, ये पार्टिकल, ये जो है फोर्स, इसको ऐसे घुमा के ले जाना चाहेगा, और ये वाला ये ऐसे घुमा के ले जाना चाहेगा। मतलब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन बन जाएगा ऐसे, और इसके अबाउट हम टॉर्क निकालेंगे इस पूरे डाइपोल पे। तो दो टॉर्क लगेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। ये भी क्लॉकवाइज टॉर्क और ये भी क्लॉकवाइज टॉर्क। दोनों के दोनों क्या करेंगे, इस सिस्टम को घुमाने का, यानी डाइपोल को घुमाएंगे सेम डायरेक्शन। तो पहला टॉर्क टाउ 1, दूसरा टॉर्क टाउ 2, दोनों टॉर्क को ऐड करेंगे तो नेट टॉर्क मिलेगा। सेम डायरेक्शन में है तो ऐड होगा, और अपोजिट डायरेक्शन में होता तो हम क्या करते? सब्ट्रैक्ट करते। तो यहां पे देखना, सबसे पहले हमें टॉर्क निकालने के लिए टाउ, नेट टॉर्क जो होगा टाउ, वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों टॉर्क्स का सम करना पड़ेगा, टाउ 1 प्लस टाउ 2। सम क्यों किया? क्योंकि दोनों है क्लॉकवाइज। दोनों क्या है? क्लॉकवाइज। दोनों का इफेक्ट क्लॉकवाइज है। अब होगा कितना? R परपेंडिकुलर इंटू F। तो R परपेंडिकुलर, लाइन ऑफ एक्शन का एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे। डाइपोल लेंथ 2D होता है, ये D, ये D, तो ये वाली लेंथ कितनी? D साइन थीटा। अगर ये एंगल है थीटा, तो इधर डाइपोल मोमेंट है P,
डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू होता है कितना, Q इंटू 2D, चार्ज इंटू डायपोल लेंथ, तो Q इंटू 2D। तो ये हो गया कितना, Q इंटू 2D। मान लेता हूं कि डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा। तो ये एंगल थीटा, तो यहां पे देखना ये एंगल भी थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल अगेन कितना, थीटा। ये थीटा, ये d, तो r परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी, d साइन थीटा। r परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी, d साइन थीटा। r परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी, d साइन थीटा। ये वाली d साइन थीटा, तो ये लेंथ भी कितनी, d साइन थीटा। यानी यहां पे जब इस फोर्स की वजह से टॉर्क निकालेंगे तो r परपेंडिकुलर का वैल्यू यहां भी कितना लेंगे, d साइन थीटा। तो टाउ1 की वैल्यू कितनी आ गई, QE फोर्स की वैल्यू इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस d साइन थीटा, प्लस दूसरा वाला टॉर्क भी इतना ही होगा, फोर्स QE इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, d साइन थीटा। तो d QE इनटू d साइन थीटा, यहां से मिल गया कितना, 2QE इंटू d साइन थीटा। ऐसे लिखता हूं, देखना Q इंटू 2D, Q इंटू 2D, Q इंटू 2D इंटू E साइन थीटा। ये Q इंटू 2D को क्या कहते हैं, P, E साइन थीटा। ये AB साइन थीटा के जैसा लग रहा है। अब AB साइन थीटा है तो P क्रॉस E भी हो सकता है और E क्रॉस P भी हो सकता है। तो देखना है कि वेक्टर फॉर्म में जब टॉर्क टाउ लिखेंगे तो P क्रॉस E लिखें या E क्रॉस P लिखें। तो यहां पे देखना आप, P का डायरेक्शन इधर माइनस Q से प्लस Q की तरफ डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। अगर P क्रॉस E करते हैं तो इनटू द बोर्ड, अगर टॉर्क इनटू द बोर्ड है तभी क्लॉकवाइज इफेक्ट यहां दिखेगा प्लेन में। इसका मतलब है P क्रॉस E के डायरेक्शन में टाउ होगा। अगर E क्रॉस P करेंगे तो आउट ऑफ द बोर्ड, टॉर्क अगर आउट ऑफ द बोर्ड होगा तो इस डायपोल को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाने लगेगा, जो कि यहां पे हो नहीं रहा है। इसका मतलब कि E क्रॉस P ना होके P क्रॉस E होगा। यानी जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E, कितनी, P क्रॉस E, कितनी, P क्रॉस E। ये सारी चीजें थी। अब टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, जीरो कब होगा, कब स्टेबल इक्विलिब्रियम, कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कब SHM का के कंडीशन फॉलो करेगा, इन सारी चीजों को हम देखेंगे। तो देखना, सबसे पहले F नेट जीरो है, हमेशा F नेट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जीरो होगा। तो इसका मतलब है कि हमेशा पार्टिकल किस में रहने वाला है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। लेकिन टॉर्क जीरो नहीं है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। तो क्या कोई ऐसा कंडीशन है जिसमें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी हो और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी हो? तो यहां पे देखना, अगर टाउ का वैल्यू भी जीरो हो जाए तो वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम होगा। तो कई केसेस अराइज होते हैं, तो स्पेशल केस पढ़ते हैं, केस फर्स्ट, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो देखना, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू कितना, PE साइन थीटा। यहां साइन 90 पुट करेंगे तो PE साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1, तो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू PE। ये टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि P फिक्स है, E फिक्स है, तो साइन थीटा ही वेरिएबल है, और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना मिलता है, 1। यानी यहां पे टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम।
यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर ऐसे डायपोल एग्जिस्ट करेगा तो इस पे टॉर्क मैक्सिमम लगेगा। टॉर्क मैक्सिमम तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा इस कंडीशन में। केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री। 270 डिग्री देखना, 270 मतलब ये डायपोल मोमेंट जो है वो इस तरह से घूमते घूमते, अभी ये एंगल है थीटा, थीटा का वैल्यू बढ़ते 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 ऐसे हो जाए। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है तो इस तरह से ऐसे हो जाए डायपोल मोमेंट P का डायरेक्शन, यानी प्लस क्यू यहां चला आए और माइनस क्यू यहां चला आए। क्लियर? तो यहां पे ये एंगल बढ़ते 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 कितना 270 डिग्री, कितना 270 डिग्री। तो यहां पे टाउ का वैल्यू, टाउ इज इक्वल टू PE साइन 270 का वैल्यू -1, तो -PE। क्या ये टॉर्क मिनिमम है? नहीं। माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि टॉर्क यहां पे अपोजिट डायरेक्शन में है। यहां पे P क्रॉस E करेंगे तो आउट ऑफ द बोर्ड हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो ये भी टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू है, टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू है। और ये कितना है? PE। कितना? PE। माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन के रिवर्समेंट को शो करता है। अब केस थर्ड है कि टॉर्क मिनिमम कब हो सकता है। केस थर्ड, केस थर्ड देखना, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही है और जो हमने रखा है डायपोल, उसका नेगेटिव पोल इधर, पॉजिटिव पोल इधर, तो डायपोल मोमेंट P का डायरेक्शन इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड E का भी डायरेक्शन इधर। तो P और E के बीच का एंगल कितना? 0 डिग्री। क्या ये पार्टिकल यानी ये डायपोल अस्टेबल इक्विलिब्रियम में है? अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे घुमाएंगे तो निगेटिव चार्ज को ऐसे खींच के ले जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉजिटिव चार्ज को ऐसे खींच के ले जाएगा, फिर ऐसे आ जाएगा, फिर इधर खिसकाएंगे तो फिर ऐसे खींच के ले जाएगा। यानी यहाँ पे टॉर्क जो होगा वो रेस्टोरिंग नेचर का होगा। जैसे मान लीजिए आपकी शादी हो गई है, ठीक है, पुराने दोस्त भी हैं बहुत सारे, मान लीजिए शादी के बाद सोए हुए हैं बेड पे वाइफ के साथ और सुबह हो गया है, वो कहती है अजी उठिए न जी, आपको थोड़ा सा दूर भगाती है तो आप कहते हैं फिर से चिपक जाते हैं। तो ये है अस्टेबल इक्विलिब्रियम। आपके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया जाए और रेस्टोरिंग टॉर्क फिर से उसी पोजीशन में आपको ला दे, तो ये है अस्टेबल इक्विलिब्रियम। वहीं दोस्त की नींद खुली, वो देखा कि आप उससे चिपक के सोए हुए हैं, वो उठा और एक लात मारा आपको, आप बेड से नीचे फेंका गए, ये है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्या होगा? अस्टेबल होगा। अस्टेबल होगा, टॉर्क का वैल्यू क्या होगा? टाउ इज इक्वल टू PE साइन 0 डिग्री, साइन 0 का वैल्यू 0 यानी टॉर्क का वैल्यू 0। इस पोजीशन में नेट टॉर्क भी 0 और नेट फोर्स भी 0। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी अगर इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे तो यहाँ पे शो करेगा टॉर्क, और टॉर्क कैसा नेचर का होगा? रेस्टोरिंग, और रेस्टोरिंग टॉर्क है तो अस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। यानी ये जो इक्विलिब्रियम होगा अस्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसा इक्विलिब्रियम होगा? अस्टेबल इक्विलिब्रियम। और अस्टेबल इक्विलिब्रियम है तो SHM का चांस बनता है, यानी यहाँ पे SHM पॉसिबल है, SHM पॉसिबल है। ठीक है, कब? दो केसेस में मैक्सिमम होगा टॉर्क, तीसरा केस में 0 होगा, ठीक है, और 0 ही मिनिमम वैल्यू है। क्लियर?
मिनिमम होगा, 0 होगा, और जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है तो कैसा इक्विलिब्रियम होगा? स्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम के कंडीशन में एसएचएम पॉसिबल है। फोर्थ केस आते हैं, केस 4। फोर्थ केस में व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, और इस तरह से डाइपोल रखा हुआ है, इधर -q, इधर +q। अभी इस पे फोर्स इधर और इस पे फोर्स इधर, इक्वल फोर्स है, नेट फोर्स 0, टॉर्क भी नेट 0। अब इसको डिस्टर्ब करते हैं, थोड़ा सा ऐसे डिस्टर्ब करेंगे, इस तरह से इस पोजीशन में लाएंगे तो ये फोर्स इधर और ये फोर्स इधर, दोनों मिलके घुमाने लगेगा, लगातार घुमाते जाएगा। यानी टॉर्क जो लगेगा वो डिस्टर्बिंग टॉर्क होगा, रेस्टोरिंग टॉर्क नहीं होगा। यहां पे जब टॉर्क देखते हैं तो टाउ इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि साइन 180 डिग्री भी कितना? 0। यानी पी साइन 180 डिग्री और साइन 180 डिग्री इज इक्वल टू 0। यहां पे भी टॉर्क मिनिमम है। लेकिन इक्विलिब्रियम कैसा है? स्टेबल कि अनस्टेबल? अनस्टेबल। यहां से घूमते 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 चला जाएगा यहां, और यहां पे जाके स्टेबल इक्विलिब्रियम अचीव करेगा। यानी अभी ये है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में नो एसएचएम, एसएचएम नहीं होता है। क्लियर? तो इतने सारे केसेस थे। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल P क्रॉस E, PE साइन थीटा, कब मिनिमम, कब मैक्सिमम, कब स्टेबल इक्विलिब्रियम, कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल के इक्विलिब्रियम के केस में एसएचएम होगा, मैक्सिमम वैल्यू P इंटू E, मिनिमम वैल्यू 0। क्लियर? माइनस साइन मिनिमम को रिप्रेजेंट नहीं करता है, बल्कि रिवर्स डायरेक्शन को शो करता है, यानी इफेक्ट को शो करता है, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। और आगे चलता हूं अब, अगर एसएचएम होता है तो एसएचएम होने पे टाइम पीरियड क्या होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लीनियर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उन सारी चीजों को कैलकुलेट करते हैं, और उस पर बेस्ड एक अच्छा सा क्वेश्चन आया है नीट में, उसको डिस्कस करेंगे। तो इतना नोट कीजिए, आगे चलता हूं। हाँ, तो स्टूडेंट्स देखना, एंगुलर एसएचएम ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एंगुलर एसएचएम में क्या होगा, लीनियर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर कब करेगा, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो देखना, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस रीजन में है E। इसमें एक डाइपोल ऐसे रखेंगे ताकि स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो। तो पहले मैंने ऐसे रखा, इस तरह से, +q इधर, -q इधर, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा, अभी डिस्कस किए थे। अब मैं इसको क्या करता हूँ, थीटा एंगल से, बहुत ही छोटा एंगल, लेस देन 5 डिग्री, स्मॉल एंगल से हम क्या करते हैं, इसको ऐसे घुमा देते हैं और छोड़ देते हैं। तो इस पे टॉर्क कैसे लगेगा, इसको घुमा के ऐसे लाएगा, जब इस पोजीशन में जाएगा तो फिर फोर्स इधर और ये वाला फोर्स इधर, तो फिर से घुमा के ऐसे ले जाएगा, इस तरह से ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट करने लगेगा। अगर थीटा बहुत छोटा होगा तो एसएचएम परफॉर्म करेगा, और ठीक है, तो एसएचएम परफॉर्म करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, टाइम पीरियड, लीनियर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीजें हम फाइंड करेंगे। तो देखना, टॉर्क का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है और थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। मींस टॉर्क अगर इनटू द बोर्ड है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है आउट ऑफ द बोर्ड, मतलब टॉर्क अगर पॉजिटिव लेंगे तो थीटा को क्या लेना होगा, नेगेटिव। तो यहां देखना, टॉर्क इज इक्वल टू होता है PE साइन थीटा, थीटा 5 डिग्री से स्मॉलर है तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, और टॉर्क इज इक्वल टू PE इंटू साइन थीटा की जगह थीटा रखना है, लेकिन हमने रखा -थीटा। क्यों? क्योंकि टॉर्क
टॉर्क जो है वो इनटू द बोर्ड है और थीटा जो है वो आउट ऑफ द बोर्ड है। थीटा भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है आउट ऑफ द बोर्ड। तो ये हो गया टॉर्क इज इक्वल टू पी ई इंटू माइनस थीटा। हमने बताया था कि एसएचएम होने के लिए टॉर्क टाउ इज इक्वल टू होता है के इंटू माइनस थीटा। ये इक्वेशन इस फॉर्म में सेट है, यानी के की वैल्यू कितना पीई, के की वैल्यू पीई। तो टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के होता है लीनियर में, तो यहाँ आई बाई के होगा एंगुलर में। के की वैल्यू कितनी पीई, तो टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाई पीई। लीनियर फ्रीक्वेंसी होती है 1 बाई टाइम पीरियड, यानी 1 बाई टी इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई। यहाँ पे हमने इसको रिवर्स करके उल्टा करके लिख दिया यहाँ पे, ये हो गई लीनियर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, 2 पाई इंटू एफ की ये वैल्यू मैंने पुट कर दिया, 2 पाई ने 2 पाई को मार दिया अंडर रूट पी ई बाई आई। तो इन सारे फार्मूला से आप कैलकुलेट कर सकते हो। कई क्वेश्चन आए हुए हैं इस पे, आप बनाएंगे। थैंक यू। देखना स्टूडेंट, एक क्वेश्चन आया है नीट में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक मासलेस रिजिड नॉन कंडक्टिंग रॉड रखी हुई है इस तरह से। इसके दोनों एंड पे दो मासेस फिक्स हैं, यहां भी m और यहां भी m। इस रॉड की लेंथ है l, तो सेंटर ऑफ मास से ये डिस्टेंस l/2 और ये भी l/2। एक एंड पे प्लस क्यू चार्ज है, दूसरे एंड पे माइनस क्यू, तो इस पे टॉर्क लगेगा। टॉर्क लगेगा तो इसको घुमाएगा, यानी अगर छोड़ेंगे तो ये इस पोजीशन में रहने का प्रयास करेगा। हमने इसको थीटा एंगल जो कि 5 डिग्री से कम है, यानी स्मॉलर एंगल से इस तरह से यहां से थोड़ा सा रोटेट कर दिया और छोड़ दिया। तो छोड़ दिया तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसको पहली बार इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होने में कितना टाइम लगेगा, यानी यहां से घूम के ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल पोजीशन में कब चला आएगा। तो देखना, अगर इसको छोड़ेंगे तो यहां से यहां आएगा, फिर यहां से यहां आएगा, यानी एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा तो टाइम पीरियड के इक्वल टाइम लगेगा। बट यहां से यहां आने में, यहां जाने में कितना टाइम लगेगा, उसका 1/4 ही यहां से यहां तक आने में टाइम लगेगा। यहां से यहां तक आने में टी 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 4t, यानी 4t जो होगा वो टाइम पीरियड के इक्वल होगा। तो यहां से यहां आने में जो टाइम लगेगा t, वो क्या होगा, टाइम पीरियड का 1/4 यानी t/4। इसी स्मॉल t का वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखना, इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, m इंटू ये डिस्टेंस l/2, तो m l/2 का स्क्वायर प्लस, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन यही होगा सेंटर ऑफ मास वाली, फिर इस मास का m इंटू l/2 का स्क्वायर ऐड किए और ये आया I इज इक्वल टू ml²/2 टोटल सोल्व करके। डाइपोल मोमेंट q इंटू डाइपोल लेंथ है l, तो q इंटू l। अब देखना, पूछ रहा है मिनिमम टाइम नीडेड फॉर रॉड टू बिकम पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड आफ्टर इट सेट फ्री। जब छोड़ देते हैं फ्री तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होने में इसे कितना टाइम लगेगा।